हेलो फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, याद होगा आपको, यह जो हमारे समकालीन हैं उन्हें याद होगा, वर्ष 1969, 1969। दिस वाज द ईयर when banks were nationalized. 14 banks which had a turnover of 50 crores in that time were nationalized by the then Prime Minister Indira Gandhi. Then we should also remember the year, at least of my age, the year 1978. The schemes like Garibi Hatao, IRDP, were launched again by the then Prime Minister. दोस्तों, there was something in her mind that how to eradicate poverty. ये सिर्फ नारा ही नहीं था, बल्कि सोच भी थी। देखिए, बैंकों को नेशनलाइज करने का रीजन क्या था कि जो IRDP योजनाएं और इस तरह की योजनाएं लॉन्च हुई, तो IRDP से पहले भी इंटेंशन वाज टू फाइनेंस द रूरल पीपल, जो कि गरीबी रेखा से उनको बाहर लाने के लिए क्या योजनाएं लाई जाएं। तो उस समय का जो ब्यूरोक्रेट था, वो खासतौर से कैबिनेट सचिवालय स्तर तक के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो मिसेस गांधी की इन मूव्स को होश कर रहे थे कि इससे अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी और ये समस्या आएगी, बैंकिंग सेक्टर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मिसेस गांधी वॉज डिटरमिन्ड कि नो, और इसलिए उन्होंने लिबरलाइजेशन किया और IRDP सरे की बहुत सारी योजनाएं भी उन्होंने लॉन्च किया। ये उनके दिमाग में चल रहा था। तो जब उनको ये समझ में आया कि ये जो IAS वर्ग है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता। देखिए दोस्तों, ये जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली एम्पावर करती है हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए जो हमारा राजनीतिज्ञ है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो वास्तव में ही इज द मोस्ट पावरफुल बिकॉज ही इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये जो IAS वर्ग है या जो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर सेलेक्टेड पीपल थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो हर तरीके से हमारा जो राजनीतिज्ञ है वो सुपीरियर हुआ इन सिलेक्टेड बाबुओं से, इसलिए उनकी बात तो इन्हें माननी ही पड़ेगी। तो जब इंदिरा जी ने देखा कि ये लोग सुन नहीं रहे बात, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि इनके सिलेक्शन प्रोसेस में ही कोई खोट है। तो उस समय के UPSC के चेयरमैन को उन्होंने बुलाया, ऐसा कहा जाता है, आई हैव नॉट सीन दैट बट आई हैव हर्ड, कहते ना विश्वास सूत्रों से मुझे पता है कि उन्होंने बुलाया और बोला कि ये सब बात नहीं मानते हैं, अपनी दिमाग लगाते हैं, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हासिल करने में अपनी उर्वरा पैदा करते हैं, बाबूगिरी करते हैं उसमें। तो चेयरमैन ने बोला कि ठीक है, हम ऐसा कर देंगे कि ऐसे लोग ही अब IAS में आएंगे जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स का कहना माने, गवर्नमेंट का कहना जो माने, ऐसे ही लोगों को ओबीडियंट, विल ब्रिंग अबाउट ओबीडियंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो उन्होंने जो सिलेबस बनाया IAS का, या बनवाया एक कुछ इस तरह का कि जो रट्टू तोता लोग हैं वही सेलेक्ट हो पाए। देखिए दोस्तों, हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक खोट है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, एक्चुअली क्या है कि जब बचपन में एक हमारे टीचर साहब थे, वो उनका एक सूत्र वाक्य था, वो कहते थे
कि जो जो रहे किताब में सो दियो पढ़ा है, और जो जो नहीं किताब में सो दियो लिखा है। उसके आगे का सेंटेंस ये था कि इवन इफ यू डोंट स्टडी देन गो टू हेल। कहने का मतलब आज का जो परिप्रेक्ष्य में हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो इसको नहीं प्रमोट करती कि किताब में, इसको नहीं प्रमोट करती कि हम सोचते कैसे हैं। देखिए, जो चीजें किताब में लिखी हुई है या संग्रहित है ज्ञान ऐसा, वो तो हमको पता ही है, वो तो हम किताब में देख ही लेंगे। हमें जरूरत उस ज्ञान की है जो किताब में नहीं लिखा है। देखिए, भारत जैसा देश जहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी हो, छोटा सा एरिया हो उसके सापेक्ष, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को 1+1=2 पढ़ाया गया तो इससे हमारी समस्या नहीं हल होगी। हमको वी हैव टू बी क्रिएटिव, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड 1+1=2। तो ये जो आईएएस की सिलेक्शन प्रोसेस है रट्टू तोताओं के माध्यम से, इसमें आमूल चूल परिवर्तन होने की जरूरत है। मैं तो आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं अभी 2023 का जो आईएएस प्रिलिमिनरी और मेंस के वो देख रहा था मैं पेपर्स, वो तो बिल्कुल टोटल रट्टू तोताओं के हैं। और वो टोटल जब तक आप कोचिंग लोगे ही नहीं तो आपको समझ ही भी नहीं आएगा पेपर वो। तो इसलिए मेरी जो सलाह है वो ये है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हाउ टू select the creative people who can bring about a change in the system so that we can cater to the needs of the 140 crore people of this country. Thank you.